नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी में जो अभी तक हम लेक्चर्स कंप्लीट करते आए हैं, आज बात होगी केंद्र राज्य संबंधों की। तो केंद्र राज्य संबंध जो हैं वो भाग 11 और 12 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 293 तक दिए गए हैं। तो भारत संघ में केंद्र राज्य संबंध 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। नंबर 1 है विधायी संबंध। विधायी संबंध में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक दिए गए हैं। अब बात करते हैं भारत की संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी हुई हैं, जो आप जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में नहीं किया गया है, और उन विषयों पर कानून बनाने या विधि निर्माण का अधिकार किसको है? केवल और केवल संघ को। संघ की बात हम कर रहे हैं, यानी कि केंद्र को। तो ये शक्तियां क्या कहलाती हैं? ये शक्तियां कहलाती हैं कानून बनाने की शक्ति, जो राज्यों के पास नहीं है, केवल संघ के पास है, वो कहलाती हैं अवशिष्ट शक्तियां। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 249, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यदि राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे, तो संसद उस विषय पर विधि यानी कि कानून बना सकती है। लेकिन संघ की विधि मात्र, ये याद रखो, मात्र 1 वर्ष तक ही विद्यमान होगी। इसे संसद हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यानी कि अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि कोई राज्य चाहे, यदि कोई राज्य चाहेगा, तो राज्य चाहेगा, तो आप कहेंगे राज्यसभा कहाँ से आई? देखिए, राज्यसभा क्या है? राज्यों का ही प्रतिनिधि है। तो राज्य या राज्यों का समूह जब चाहेगा तो वो राज्यसभा में वोटिंग कराएगा। तो राज्यसभा में अगर 2 तिहाई बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया जाता है, तो संसद उस पर कानून बना सकेगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी सूची का हो। लेकिन जो संघ का कानून यानी केंद्र का कानून है, वो लगातार 1 वर्ष तक ही मान्य होगा। इसके बाद हर बार आपको 1 वर्ष के लिए अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो संसद को अभी तक एक बार ही 1950 में यह शक्ति राज्यसभा ने दी थी, और इसका प्रयोग करके संसद ने व्यापार और वाणिज्य संबंधी कानून बनाया था। अब बात करें अनुच्छेद 250 की, तो इसके तहत आपातकाल के समय विधानमंडल की विधायी शक्तियां किसको स्थानांतरित हो जाती हैं? संसद को। विधानमंडल की विधायी शक्तियां वो किसको स्थानांतरित हो जाती हैं? वो हो जाती हैं संसद को। और इस समय संसद द्वारा निर्मित विधि आपातकाल की समाप्ति के कितने समय के तक प्रभावी रहती हैं? तो आंसर है 6 महीने तक वह प्रभावी रहती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 252 का। तो इसके तहत क्या होता है कि यदि 2 या उससे अधिक राज्य संसद के राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने यानी कि कानून बनाने का अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें, तो संसद ऐसा कर पाएगी। और लेकिन यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे जिन्होंने यह अनुरोध किया था। माने राज्य सूची का मान लीजिए विषय है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश अनुच्छेद 252 के तहत क्या कहेगा? या 2 राज्य मान लो, उत्तर प्रदेश और एमपी, कि मान लो गौ किसी पे कानून बनाना है, तो उसने कह दिया कि संसद से कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस पे कानून बनाइए। तो आपने शक्ति दे दी कि राज्य सूची का भले ही विषय हो, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्र से कि आप इस पे कानून बना दीजिए। तो रिक्वेस्ट जो कर रहा है, उन्हीं राज्यों पर संसद द्वारा बनाया हुआ कानून लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिक्वेस्ट यूपी और एमपी कर रहा है और राजस्थान पे लागू हो जाए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 253 की। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी विदेशी राज्य से की हुई संधि के अनुपालन में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, बगल में बांग्लादेश है, तो उन्होंने कोई संधि करी, बॉर्डर एरिया पर करेंगे ना, एरिया बदलता है, जगह बदलती है, गांव इधर उधर लेन देन होता है, तो उसके अनुपालन में भी उस एरिया में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना दी। यानी कि जहाँ मैटर बड़े बड़े होते हैं वहाँ संसद वाले खड़े होते हैं।
अब बात करते हैं प्रशासनिक संबंध की, तो ये है अनुच्छेद 256 से 263 तक। केंद्र का राज्य पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही बात है। और इस नियंत्रण के मुख्य उपकरण कौन होंगे? राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएं और विभिन्न प्राधिकरण। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। अखिल भारतीय सेवाएं वो भी तो केंद्र द्वारा ही भेजे जाते हैं, अखिल भारतीय आईपीएस आईएएस। और कुछ और अन्य प्राधिकरण हैं जो केंद्र द्वारा राज्य पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय संबंध की, तो भाग 12 में है और कहाँ है? अनुच्छेद 264 से 291 तक। ये कहते हैं इसमें क्या है? संघ और राज्यों के बीच वित्तीय लेन देन यानी कि पैसे का बंटवारा है। तो संघ व राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन मूलतः 5 प्रकार से होता है। इसमें कई श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां मूल रूप से होती तो और भी ज्यादा। तो प्रथम श्रेणी में अनन्य रूप से संघ के राजस्व स्रोतों को रखा जाता है। ये कर संघ द्वारा लगाए एवं वसूले जाते हैं और इस राजस्व का प्रयोग संघ स्वयं करता है। इनमें आने वाले जो प्रमुख कर हैं वो है, ये क्वेश्चन आता है इस बार भी आएगा, देखना पैट में आएगा यहीं से कि कौन से, ये पूछेगा संघ द्वारा लगाए गए हैं या राज्य द्वारा। तो संघ द्वारा जो प्रमुख कर लगाए जाते हैं वो है सीमा शुल्क, विदेशी ऋण, निगम कर, निर्यात शुल्क, आयकर पर सेस, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार और कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क आदि। ये सब लगाए जाते, कृषि भूमि को छोड़कर ये सब लगाए जा रहे हैं संघ के द्वारा। और इसका कलेक्शन भी और उपयोग भी क्या कर रहा है? संघ। यानी कि जब हम संघ की बात करें यहाँ पर तो केंद्र की बात करते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, द्वितीय श्रेणी में। तो इसके द्वितीय श्रेणी होती है, उसमें आता है राज्यों द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले कर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट। पैट, सीएपीएफ वगैरह एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि निम्न में से कौन सा कर राज्य द्वारा नहीं लगाया जाता है, या पूछ लेगा केंद्र द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो राज्यों द्वारा लगाए व वसूले जाने वाले करों का नाम देख लीजिए। भू राजस्व कर, विज्ञापन पर कर, उत्तराधिकार शुल्क, मनोरंजन कर, बहुत इंपॉर्टेंट, मनोरंजन कर राज्य लगाता है, विक्रय कर, कृषि भूमि पर आयकर और कृषि भूमि के अतिरिक्त केंद्र लगाता है, खनिज कर, विद्युत के उपयोग पे कर, पथ कर और चुंगी कई बार आया है, और संपदा शुल्क आदि। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी की। तो तीसरी श्रेणी में ऐसे करों को रखा जाता है जो लगाए तो संघ के द्वारा जाते हैं लेकिन राज्य संग्रहित करते हैं और प्रयोग करते हैं। जैसे स्टाम्प शुल्क, औषधियाँ और श्रृंगार सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क आदि। ये लगाए संघ द्वारा जाएंगे लेकिन कलेक्ट कौन करेगा और उपयोग कौन करेगा? ये करेंगे राज्य। अब चौथी श्रेणी की बात करें तो चौथी श्रेणी में उन करों को रखा जाता है जो कि लगाए व संग्रहित तो संघ के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो उससे आमदनी प्राप्त होती है यानी कि जो राजस्व प्राप्त होता है उसको क्या है? राज्यों के बीच में वितरित कर दिया जाता है। इस भाग में कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क। कृषि भूमि से भिन्न, देखिए जहां पर भी केंद्र आएगा वहां पर कृषि भूमि से भिन्न होगा, यानी कृषि भूमि पर टैक्स केंद्र नहीं लगाएगा। तो कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क, रेल भाड़े, माल भाड़ों पर कर, समाचार पत्रों के क्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर आदि। ये लगाए संघ द्वारा जाएंगे लेकिन बांट दिए जाएंगे राज्यों में। और पांचवी श्रेणी में वो टैक्स आएंगे जो लगाए व संग्रहित तो संघ द्वारा किए जाएंगे और इनको राज्य व केंद्र के मध्य वितरित कर दिया जाता है। इस वर्ग में कृषि आय से भिन्न आय पर कर, उत्पाद शुल्क आदि आएंगे। सेम चीज है, बस ये कौन कौन से हो गए नाम है, अलग अलग टैक्स हैं, कृषि आय से भिन्न आय कर और उत्पाद शुल्क। परंतु राजस्व में बंटवारे के बाद भी राज्यों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं रहती है। यानी कि ये वाले जब हमने बंटवारा किया तब भी राज्यों के पास पर्याप्त कलेक्शन नहीं हुआ। अब बात करें केंद्र और राज्यों के संबंध पर जो विभिन्न विभिन्न आयोग बने थे। तो अब
कई बार यही पूछ लेता है, निम्न में से किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है या किसी और से है? तो भगवान साय समिति बनी थी, सहकारिता आयोग बना था। तो इसमें जो कुछ के सन इम्पोर्टेंट हैं वो हमने आपको बताए हैं, जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको बोलते हैं सीतलवाड़ी समिति की सिफारिश पे बनाया गया था। सन याद कर सकते हैं 1966। राजमन्नार सहाय समिति 1959, ये भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इसके बाद सहकारी आयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई है 1983 में। इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था सीतलवाड़ी समिति पर, फिर आ गया द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये 2005 में, और पूंजी आयोग ये आ गया 2007 में। अब बात करते हैं योजना आयोग की। तो योजना आयोग जो कि अब समाप्त हो गया, इसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग। लेकिन इसमें क्या होता था ये तो हम पढ़ ही सकते हैं। तो आर्थिक नियोजन के कार्य को भले प्रकार से संपन्न करने के लिए कब, ये पूछ सकता है। तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई, और यह गैर संवैधानिक, देखिए असंवैधानिक अलग चीज, इसमें कंफ्यूज मत होना। कोई चीज अगर संविधान के विरुद्ध होगा तो उसे क्या बोलेंगे? असंवैधानिक। और गैर संवैधानिक का मतलब क्या होता है? कि संविधान की मूल भाषा में या मूल प्रति में इसका वर्णन नहीं है। तो योजना आयोग का संविधान में वर्णन है जी नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय, या कई जगह लिखा होगा गैर सांविधिक निकाय। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इसके अंशकालिक सदस्य होते थे। और अब इसकी जगह पर क्या आ गया है? अब आ गया है नीति आयोग। तो अब तक कुल कितनी योजनाएं? 12 योजनाएं। समाप्त कब हुई? 2017 में। अब बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसमें हम जो क्वेश्चन हमें ध्यान है पूछे गए हैं वो पूछा गया है सन। अब इसकी स्थापना की क्यों गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना इसलिए की गई कि योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भी भागीदारी हो, और इसी विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। सन याद रखना है, डेट याद रखना है, 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य देख लीजिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य क्या है? कि योजना आयोग की सहायता के लिए राष्ट्र के स्रोतों और साधनों का समुचित उपयोग करना, उनको गतिशील बनाना। ये पहले था जब क्या चल रहा था? योजना आयोग। देश के सभी भागों में तीव्र और संतुलित विकास के लिए प्रयास करना। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता था, और योजना आयोग का सचिव ही इसका भी सचिव होता था। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते थे। और परिषद का क्या काम था ये देख लेते हैं। परिषद का काम था राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करती थी परिषद, और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक और सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करती थी, और राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने सजेशन देती थी कि क्या किया जाए कि जो लक्ष्य विकास के प्राप्त हुए हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाए, हम अपने टारगेट को प्राप्त कर दें। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद पर। अनुच्छेद याद रखना है, इसका इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 263। देखिए पॉलिटी तो पूरी ही इम्पोर्टेंट होती है, आपको पढ़नी चाहिए, एग्जाम नहीं भी दे रहे तो भी पढ़नी चाहिए। तो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 263 में। इसके कार्य देख लो, वह राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करेगी और उन पर परामर्श प्रदान करेगी। इसके अलावा कुछ या सभी राज्यों के या संघ या अधिक राज्यों के पारस्परिक हित से संबद्ध विषयों का अनुसंधान और उस पर विचार विमर्श करेगी। ऐसे किसी विषय के बारे में अच्छे समन्वय हेतु नीति या कार्रवाइयों की भी सिफारिश करेगी। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वो ये है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो आंसर है राजमन्नार समिति की सिफारिश के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई और पहली बैठक होती है 10 अक्टूबर 1990। आपको अक्टूबर जून याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर राष्ट्र अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। तो राजमन्नार समिति की सिफारिश, राजमन्नार समिति की सिफारिश पर और 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद में सदस्य देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री और 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री और सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और जहां पर विधानसभा नहीं है उनके प्रशासक, और इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री ही करेंगे। और अंतर्राज्यीय परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय भी स्थापित किया गया है। अब चर्चा करते हैं संघ और राज्यों के अधीन विभिन्न सेवाओं के बारे में। तो अखिल भारतीय सेवा की बात करें तो अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन है और ये राष्ट्रीय स्तर की सेवा है। और इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति इम्पोर्टेंट किसके द्वारा की जाएगी? जब अखिल भारतीय है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सेवा की अन्य शर्तें संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित की जाएंगी कि जहाँ पर वो काम करेगा वहाँ की सेवा की अन्य शर्तें। वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें पूछ लेता है स्वतंत्रता के समय से कौन विद्यमान थी? वो थी आईएएस और आईपीएस। और ये क्वेश्चन आया था भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कब शामिल किया गया अखिल भारतीय सेवा में? तो आंसर है 1986। तो स्वतंत्रता के समय कौन थी? आईएएस और आईपीएस, और आईएफएस को 1986 में शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं केंद्रीय सेवा की। तो केंद्रीय सेवा राष्ट्रीय स्तर की है जो केवल भारत संघ के लिए है, और इसके लिए जो कानून बनाएंगे कौन बनाएगी? केवल और केवल संसद। और इस सेवा के कर्मचारी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं राज्य सेवा की। तो यह सेवा केवल राज्यों के लिए होगी और नियुक्ति किसके द्वारा होगी? जैसे ही राज्य हो गया, राज्यपाल के द्वारा। और इस सेवा के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। कौन सी सेवा? राज्य सेवा की। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। तो अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन है। तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना पूछा गया है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत और 1924 के विधि आयोग की सिफारिश पर 1926 में की गई थी। और यह संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन है। और 1919 ऑप्शन में आपको दे देगा 1909 और 1935। याद रखना है 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। और कब हुई? प्रथम बार 1926। तो संघ लोक सेवा, देखिए संघ राष्ट्रीय स्तर पर है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उनके सदस्यों की संख्या निर्धारण करने की शक्ति इम्पोर्टेंट किसको है? राष्ट्रपति को है। और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या आप स्वयं देख लेना कि कितनी है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। इंपॉर्टेंट कार्यकाल है तो 6 वर्ष के लिए। और यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले तो वह पद से मुक्त हो जाता है। यानी कि जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष की उम्र हो जाए, तो उसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से हटना ही पड़ता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त जैसी बात आ गई, फिर कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, और केंद्र वालों की राष्ट्रपति द्वारा, और संयुक्त अगर हो तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा करेंगे? राष्ट्रपति के ही द्वारा। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। केंद्र में कितना था? 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर अधिकतम आयु 65 वर्ष। और राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य अपने त्यागपत्र सौंप सकते हैं। और साथ ही साबित कदाचार यानी कि करप्शन एवं असमर्थता के आधार पर भी राष्ट्रपति ने निलंबित कर सकता है।
अब बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता की। तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। कौन से न्यायाधीश के नियुक्त होने की उसमें योग्यताएं होनी चाहिए? राज्य का है ना, तो राज्य का है तो उच्च न्यायालय, ठीक है। और अगर केंद्र में होता महाधिवक्ता तो क्या होता? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और राज्य का है इसलिए वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक अपना पद धारण करता है। वह विधानमंडल का सदस्य जरूर नहीं होता है, लेकिन उसके कार्रवाइयों में भाग लेने और बोलने का उसको अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी की यानी कि आपात उपबंध की। तो भारत में कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं, 352, 356, 360। 352 जो है वो है राष्ट्रीय आपातकाल और 356 है राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसकी घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित, कई बार इसमें ऑप्शन में आपको लिखा होता है मौखिक, तो जी नहीं, लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन में यहाँ पर खेल जाता है और लिख देता है मौखिक सिफारिश पर, तो जी नहीं, इतना बड़ा काम करने जा रहे, करेक्ट रिटन में लिख के दो, तब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। और 44वें संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, सन भी इसका इम्पोर्टेंट है। 1978 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि केवल और केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकेगी। ये कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। अब बात करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा जो आपात की उद्घोषणा है वो 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है, 1 महीने तक प्रवर्तन में रहती है। और यदि इस दौरान संसद इसे 2/3, बड़ा काम है ना, तो 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा ले तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद फिर से इसको 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। और यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने से अपने आशय की सूचना सत्र जहां चल रहा हो यदि, तो लोकसभा अध्यक्ष, और नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को बोल दें, तो ऐसी सूचना प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक आयोजित की जाएगी। यानी कि इस तरह की आपात घोषणा हो तो लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर प्रस्तावित कर दें और सत्र अगर चल रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष को बोल दें, और नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को बोल दें, तो ऐसी सूचना जैसे ही प्राप्त होगी तो 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक आयोजित की जाएगी। कितने सदस्य के द्वारा? तो लोकसभा के 1/10 सदस्य द्वारा। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। और यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का, देखिए जब आपात लगा रहे थे तो 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन हटाने के लिए साधारण बहुमत ही चाहिए। साधारण बहुमत लगा दें से अगर प्रस्ताव पारित कर दें तो राष्ट्रपति उस आपात घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संपूर्ण देश या किसी देश के एक समस्याग्रस्त क्षेत्र के लिए भी की जा सकती है। इसे जरूरी नहीं कि संपूर्ण देश में लागू किया जा सके। मान लीजिए नागा विद्रोही है तो उस एरिया में हमने लगा दी है, जरूरी नहीं कि उसकी उद्घोषणा पूरे भारत में की जाए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा का प्रभाव। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाएगी जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, किंतु राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है। इंपॉर्टेंट है कि क्या राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है? नहीं, लेकिन जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके? केंद्र के अधीन आ जाती है। और संसद को राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और तीसरी लाइन,
जिससे क्वेश्चन बनते हैं तो वो है कि अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित, यानी कि अनुच्छेद 19 में कौन सा मौलिक अधिकार है, बोलने की आज़ादी वाला है ना। और अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति, अनुच्छेद 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला अधिकार है ना, तो अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपात में भी निलंबित नहीं होते, तो वो हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के बीच में। और इस समय राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध में भी परिवर्तन कर सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि कितने बार, तो अब तक 3 बार हुई है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई, जिसे 10 जनवरी 1968 को वापस ले लिया गया। दूसरी बार 13 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के आक्रमण के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। और तीसरी बार जो इसको बोलते हैं इमरजेंसी इंदिरा गांधी 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति की आशंका के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। बाद में क्या हुआ था, 44वें संविधान संशोधन में कह दिया कि केवल बाह्य आक्रमण पर आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा पाएंगे, आंतरिक अशांति के आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी और तीसरी उद्घोषणा को 21 मार्च 1970 को एक साथ वापस ले लिया गया। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो अनुच्छेद 356 है, 365 नहीं है। तो राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दो, केंद्र कह दे राष्ट्रपति से भाई साहब लगा दो, यहाँ तो अपने मतलब की सरकार नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। अब बात करते हैं कि राज्य में आपात घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्यों को छोड़कर राज्य प्रशासन के सभी कार्यों को अपने अपने हाथ में ले लेता है, और जिनका संचालन कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल क्या कहा जाता है, केंद्र का एजेंट। और इसके बाद राज्य में आपात घोषणा की अवधि कितनी महीने होती है, 2 महीने होती है। और इससे अधिक के लिए संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। अनुमोदन के बाद यह और 6 माह बढ़ जाती है। आपात घोषणा कर दो, अवधि 2 माह की, और बढ़ाना है तो संसद से अनुमोदन कर लो और 6 महीने बढ़ा लो। और लगातार मैक्सिमम कितने दिनों तक, तो मैक्सिमम 3 साल तक एक राज्य में रह सकती है संवैधानिक तंत्र की विफलता के तौर पर। और इसमें 3 वर्ष तक क्यों बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 वर्ष से आगे कैसे विस्तार कर सकते हैं, तो 2 शर्तें होनी चाहिए कि आपात स्थिति लागू हो या निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में असमर्थ हो, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। तो पहले आपात घोषणा अगर राज्य में होगी तो कितने अवधि, 2 माह के लिए, संसद अनुमोदन कर दे तो 6 माह, 1 साल से ऊपर करना हो तो मैक्सिमम कितने लगातार हो सकती है, तो 3 वर्ष तक। और उसकी कंडीशन क्या है कि आपात स्थिति या तो लागू हो और निर्वाचन आयोग वहां पर चुनाव कराने में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में राज्य में इसे 3 वर्ष तक मैक्सिमम खींचा जा सकता है। अब बात करते हैं, सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन है वो पंजाब में 20 जून 1951 को मंत्रिमंडल के पतन के कारण लागू हुआ। उसके बाद क्रमशः पेप्सू में 1953 में, आंध्र प्रदेश में 1954 में और केरल में 1956 में लागू हुआ। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब में ही हुआ है, 11 जून 1987 से 25 फरवरी 1992 तक।
इसके बाद सबसे अधिक बार, सर्वाधिक माने समय हो तो पंजाब, और सबसे अधिक बार 356 प्रयोग उत्तर प्रदेश और केरल 9 बार, और सबसे कम महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 1-1 बार। अब बात करते हैं वित्तीय आपात की। ये है अनुच्छेद 360 में, और इसकी उद्घोषणा को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। वैसे अभी तक ऐसी उद्घोषणा एक भी बार नहीं हुई है। ये कहाँ हुई है? श्रीलंका जैसे देशों में, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा थी। लोग देख के खुश थे कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों ने पर कैपिटा इनकम देखी कितनी ज़्यादा है, भारत कितना पीछे। तो भारत में भाई साहब आज तक किसी भी गवर्नमेंट में, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अब बात करते हैं वित्तीय आपात का प्रभाव। वित्तीय आपात का प्रभाव क्या है? तो राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है वित्तीय आपातकाल लगने के बाद। और ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति को छोड़कर सभी के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। यही पूछते हैं कि किसके वेतन भत्तों में कभी कमी नहीं की जा सकती, तो राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कभी कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन भी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। मतलब सब कुछ करता धरता हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि इनडायरेक्टली केंद्र। अब बात करते हैं भारत में पंचायती राज की। पॉलिटी पढ़ रहे हो और पंचायती राज नहीं पढ़ रहे हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, तो कोई फायदा है नहीं। तो पंचायती राज की शुरुआत स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को हुई। ये डेट आपको याद रखनी है। गांधी जी का जन्मदिन था, 1959 था। और कहाँ पर हुई? राजस्थान में। उसमें भी जिला पूछ ले तो क्या बताओगे? नागौर में। प्रधानमंत्री तो उस समय कौन थे? पंडित नेहरू। और इसके बाद 1959 में होती है आंध्र प्रदेश में, फिर 60 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, और 1962 में महाराष्ट्र में। आपको सिर्फ 59 और 59 में ही आगे, पहले तो राजस्थान में नागौर, फिर आंध्र प्रदेश, फिर 60 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, और 62 में महाराष्ट्र में पंचायती राज का गठन होता है। इसके बाद समिति भी पूछ लेते हैं। समिति तो पी के थुंगन समिति के इम्पोर्टेंट, पी के थुंगन समिति के आधार पर 73वां संविधान संशोधन किया गया। और उस 73वां संविधान ये भी पूछा गया है, निम्न में से किस संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है? तो उसका आंसर है 73वां, और कहीं पे 74वां दिया हो तो 73वां और 74वां दोनों। इसके द्वारा संविधान से भाग 9 अनुच्छेद 243 का से ना तक और अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 का से ना तक, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। कौन सी समिति की सिफारिश पर? पी के थुंगन समिति की सिफारिश पर। सबसे पहले कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में, और 1959 2 अक्टूबर दिन था। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कहाँ पर हुआ? 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, और 62 में महाराष्ट्र में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हो गया। और अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट उससे संबंधित समितियां। इसमें समितियों में या तो सन आता है या समितियों का क्रम आता है कि कौन सी पहले और बाद में समिति गठित की गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनके आपको पूरे याद रखना है। विद सन बलवंत राय मेहता समिति, यदि त्रिस्तरीय आपको पता होगा। अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1970, पी वेंकैया राय 1985। इससे यही आएगा, क्रम आता है, क्रम की कौन पहले कौन बाद में। इसके बाद एम.एल. सिंघवी समिति आती है 1986 में, और पी के थुंगन समिति आती है 1988 में, और 64वां संविधान संशोधन आता है 1984 में, और 73वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट आता है 1993 में। 73वां संविधान संशोधन आता है 1993। अब बात करते हैं विभिन्न राज्यों में पंचायत समितियों के नाम, कि वहाँ पर पंचायत समितियों को बोलते क्या क्या है। तो बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में बोलते हैं सीधे पंचायत समिति को पंचायत समिति ही। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं मंडल पंचायत, तमिलनाडु में बोलते हैं पंचायत यूनियन,
पश्चिम बंगाल असम में बोलते हैं आंचलिक परिषद, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति, ये जरूरी है याद रखना, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, कर्नाटका इंपॉर्टेंट कई बार आया है, तालुका डेवलपमेंट बोर्ड। तो बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में पंचायत समिति, आंध्र प्रदेश मंडल पंचायत, तमिलनाडु पंचायत यूनियन, पश्चिम बंगाल और असम में आंचलिक परिषद, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति और एमपी में जनपद पंचायत, कर्नाटक में तालुका डेवलपमेंट बोर्ड। इन नामों से पंचायत समिति को जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं पंचायत समिति में ही। अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या थी। तो इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची में कितने विषय ये पूछा गया है, तो 29 विषयों को शामिल किया गया। और भाग 9 में 16 अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 पूछता है कितना रिजर्व, यानी कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किंतु बिहार जो कि पहला राज्य था महिलाओं को 40% आरक्षण पंचायती राज में देने वाला, हालांकि वो कहने की बात है, वो प्रधान, अगर पंचायती राज में मान लीजिए प्रधान महिला प्रधान बनती तो प्रधानपति ही चलाता है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्य द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, कार्यकाल 5 वर्ष का है। 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, ये नहीं कहना कि अभी क्या, ये है 73वें संविधान संशोधन में। तो जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ द्विस्तरीय, और जहाँ 20 लाख से अधिक है वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाएगी, ऐसा कहा गया 73वें संविधान संशोधन में। वर्तमान की बात नहीं हो रही, फिर कह रहा हूँ। और पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर क्या होती थी, ग्राम सभा, और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान देने की व्यवस्था है। केंद्र की संचित निधि से जी नहीं, राज्य ही इनको अनुदान देगी, और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायत को धन उपलब्ध कराया जाए। अब विभिन्न स्तरों पर संरचना की बात कर लें तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और सरपंच इसका प्रमुख होता है, और इनका होता है डायरेक्ट निर्वाचन, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी और उसका प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, उसके अध्यक्ष या चेयरमैन को भी अप्रत्यक्ष रूप से। कुल मिलाकर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी और ग्राम प्रधान या सरपंच को चुन लेंगे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन से। बाकी पंचायत समिति के जो प्रमुख है और जिला परिषद का जो अध्यक्ष या चेयरमैन नाम से जाना जाता है, उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनेंगे। अब 73वें संविधान संशोधन के आधार पर सर्वप्रथम कर्नाटक में पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं भारत में नगरीय शासन की, यह भी पंचायती राज में ही आता है और ये आ जाता है 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस ने पूछा है, तो 1687 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। और कौन सा, मद्रास, और ऑप्शन में आपको बॉम्बे भी देगा। तो सबसे पहला नगर निगम बनता है मद्रास। इसके बाद बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की। इसके द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 में ता से या छा तक जोड़ा गया। और अनुसूची कौन सी, नगरीय शासन की 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इनका संबंध हो गया नगर पालिका से। अभी तक हमने 73वें संविधान संशोधन की विशेषता पढ़ी, अब बात पर पढ़ लेते हैं 74वें संविधान संशोधन की विशेषता। तो इन्होंने कहा कि नगर पालिका 3 प्रकार की होगी। नगर परिषद, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, जनसंख्या 10,000 से 20,000 तक हो, वो कहा जाएगा नगर परिषद।
और नगर पालिका होगा, नगर पालिका, फिर होगा नगर परिषद, फिर नगर निगम, सॉरी यहाँ पर नगर पालिका होगा। तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, जनसंख्या 10,000 से 20,000 तक हो। ये लिमिट चेंज हो गई है। ये बात कर रहे हैं 74वें संविधान संशोधन की कि तब क्या कहा गया था। और नगर परिषद की बात करें तो छोटे नगर क्षेत्रों के लिए जिनकी जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख तक हो। और नगर निगम बड़े क्षेत्रों की जनसंख्या जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो। अब ये 10 लाख वाली रेंज में घूम रहे हैं, इसलिए आपको ये याद नहीं रखना, आप बस ये समझिए कि ये 74वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया था। और महिलाओं के लिए इसमें भी 1/3 रिजर्वेशन यानी कि 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। और वर्तमान में कुछ राज्य 50% तक आरक्षण दे रहे हैं। और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और नागरिक संस्थाओं की भी अवधि इन्होंने कहा कि 5 वर्ष होगी। और यदि विघटन की स्थिति हो जाए तो कितने महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा। नगर को वार्डों में बांट दिया जाता है। वार्ड पार्षदों में से महापौर का निर्वाचन करते हैं। महापौर किसी नगर का प्रथम नागरिक होता है। अब बात करते हैं तो दोनों 1993 में आए। तो 25 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन और 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन प्रवर्तन में है। अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, तो उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पैट का लगभग हम कंप्लीट करने पर आए हैं, तो पैट की प्लेलिस्ट में जाइए और जो तैयारी करना चाहते हैं एक बार करके देखिए। अगर उससे एग्ज़ाम में ना आए तो मेरी गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।